नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग अभी क्लास 9th के मैथ्स का 14वां अध्याय जिसका नाम है सांख्यिकी। इस अध्याय से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सबों का हल देखने वाले हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके सभी विषयों की पढ़ाई लगातार हो रही है और आपका लाइव क्लास भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर के सवालों पर ध्यान देते हैं। पहला सवाल है, बड़े आंकड़ों को समूह में रखकर छोटा कर लिया जाता है, इन समूहों को क्या कहा जाता है? बताइए। बड़े आंकड़ों को, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, ग्राफ वगैरह बनाना रहता है तो क्या पढ़ते हैं? 0 से 10, फिर पढ़ते हैं 10 से 20, फिर पढ़ते हैं 20 से 30, है ना। तो एक तो इस तरह का वर्ग होता है जिसको कि हम लोग इसको कहते हैं हम लोग वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। सबसे पहले तो ये समझ लो, इसको कहते हैं हम लोग वर्ग। तो इसका सही आंसर है सी, ये तो क्लियर है। अब देखो ये किस तरह का है, तो ये है अतिव्यापी। क्या है? अतिव्यापी वर्ग है, ठीक है। एक इसका उल्टा होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, देखो ये 0 से 10 जो है ना, तो देखो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो इस वर्ग में भी 10 है और इस वर्ग में भी 10 है। लेकिन एक दूसरे लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है कि हम इसमें लिखते हैं 0 से 9 और इसमें लिखते हैं 10 से 19, फिर इसमें लिखते हैं 20 से 29, है ना। माने कि जो यहाँ रहता है वो यहाँ नहीं रहता है ना। इस वर्ग में देखो 10 इसमें भी शामिल है, 10 इसमें भी शामिल है, लेकिन इस वर्ग में कोई इसका उसमें शामिल नहीं है, तो इसको कहते हैं अतिव्यापी वर्ग। क्या कहते हैं? अतिव्यापी वर्ग, है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि बड़े आंकड़ों में समूह में रखकर छोटा कर लिया जाता है, तो इन समूहों को वर्ग कहा जाता है। और वर्ग कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, अतिव्यापी और अंतिव्यापी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, इन वर्गों के वर्ग माप क्या है? वर्ग माप का मतलब होता है कि उस वर्ग में कितनी संख्याएं हैं, उस वर्ग में कितनी संख्या है। तो देखो 0 से 10 इसके बीच में कितनी संख्या है। वर्ग माप निकालने के लिए क्या करो, उच्चतम सीमा में से न्यूनतम सीमा को घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 0 घटेगा 10, 20 में से 10 घटेगा 10, 30 में से 20 घटेगा 10, है ना। यानी कि हर एक वर्ग में कितनी संख्याएं हैं? 10 है, इसलिए इसका वर्ग माप क्या होगा? 10 होगा। इसका सही आंसर हो गया डी। इन सब का के वर्गों का वर्ग माप है 10। अगला सवाल है, वर्ग 20 से 29 में ऊपरी सीमा क्या है? ऊपरी सीमा देखो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 29, है ना। ऊपरी सीमा का अर्थ है कि जो सबसे बड़ा है ना। कहाँ? 20 से 29 तक, तो सबसे ऊपर वाला सीमा क्या है? 29 है। क्या बाबू? 29 है, ठीक है। तो 29 क्या है? इसका ऊपरी सीमा है। सही आंसर है बी, ठीक है। 29 क्या है? इसका ऊपरी सीमा है। वर्ग 20 से 29 का ऊपरी सीमा 29 है और निम्न सीमा 20 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वर्ग 50 से 59, है ना। वर्ग 50 से 59, 60 से 69 और 70 से 79 किस प्रकार का वर्ग है? चलिए, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ देखो 50 से 59 और 60 से 69, है ना, यानी कि इसमें का कोई भी संख्या इसमें नहीं है, और इस प्रकार के वर्ग को हम लोग कहते हैं अतिव्यापी। क्या कहते हैं बाबू? अतिव्यापी, ठीक है। अगर यही रहता 50 से 60 और फिर आता है 60 से 70, तो ये किस तरह का होता है? ये होता है अतिव्यापी, है ना। क्या होता है? अतिव्यापी। लेकिन ध्यान से देखो, ये 50 से 59 है और फिर इसके बाद से शुरू हो रहा है 60 से 69, फिर 69 के बाद शुरू हो रहा है 70 से 79, है ना। लेकिन उसके नीचे वाला में देखो, जस्ट 0 से 10 और फिर 10 से ही शुरू हो रहा है अगला, 10 से 20, और फिर उसके आगे वाला 20 से ही शुरू हो रहा है, 20 से 30, ठीक है। तो इस तरह के वर्ग को कहते हैं अतिव्यापी, है ना, जिसका ऊपरी सीमा अगले वाले का निम्न सीमा हो, है ना, और इसमें कोई भी कॉमन नहीं, उभयनिष्ठ नहीं हो। तो ये है अंतिव्यापी और ये है अतिव्यापी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को क्या कहते हैं? तो वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग आमाप कहते हैं और वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग वर्ग आमाप ही चुनेंगे, है ना। इस सब में से वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग आमाप कहते हैं। अगला सवाल है,
वर्ग अंतराल 140 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, है ना। मतलब कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं, यही होता है फॉर्मूला। तो चलो 140 और 150 को जोड़ के और 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 290 बटा में 2 कितना हो गया 145 हो गया। देखो तो 145 कहाँ है, 145 है डी में, तो यही हो गया हमारा सही आंसर। डी हो गया हमारा सही आंसर 145। ठीक है, तो वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे दो। अगला सवाल है, अतिव्यापी विधि में समान लंबाई के 2 वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह 5 और 15 है तो प्रथम वर्ग अंतराल क्या होंगे? तो देखो इसमें तो कोई फॉर्मूला वगैरह की आवश्यकता नहीं है ना, ये तो आसान है। देखो वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल बीच में यहाँ पर है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह पहला का 5 है, इसका मतलब क्या होगा, ये 0 से शुरू होकर के कहाँ गया होगा 10 तक क्या होगा, तब ना 0 और 10 को जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे तो 5 आएगा, है ना। तो ये कहाँ से शुरू हुआ होगा, पहला वर्ग शुरू होगा 0 से 10, है ना। और दूसरे वर्ग का वर्ग चिन्ह क्या है 15 है, तो दूसरा शुरू देखो 15 है, तो ये देखो 0 से 10 इसके पहले वाला है, तो अगला शुरू होगा 10 से। 10 से कहाँ तक जाएगा, बीच में 15 है यानी क्या कि 20 तक जाएगा, तब ना 10 और 20 को जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे तो 15 आएगा, है ना। तो अगला अंतराल हो जाएगा 10 से 20। लेकिन इसमें पूछ रहा है पहला अंतराल, है ना, कि प्रथम वर्ग अंतराल क्या होगा, तो प्रथम वर्ग अंतराल होगा 0 से 10। ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग माप क्या है? तो फिर वही बात है ना, वर्ग माप का मतलब है कि 20 से 30 तक में कितनी संख्याएं हैं। तो कैसे निकालते हैं, 30 में से 20 को घटा दो, यानी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो, कितना आ गया 10 आ गया। तो यही हो गया इसका वर्ग माप, माने कि 20 से 30 तक में कितनी संख्या है 10 संख्याएं हैं। इसका सही आंसर हो गया सी। अगला सवाल है, वर्ग अंतराल 40 से 60 की निम्न सीमा क्या होगी? बताइए, निम्न सीमा माने कि सबसे छोटा वाला संख्या जहाँ से शुरू हो रहा है, तो क्या है 40 से 60 में निम्न सीमा 40 है और उच्च सीमा क्या है 60 है। निम्न सीमा या फिर न्यूनतम सीमा 40 है और उच्च सीमा पूछेगा तो 60 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ए 40। वर्ग अंतराल 40 से 60 में निम्न सीमा 40 है। अगला सवाल देखते हैं, एक छात्र कुल सूचनाएं किसी खास इलाके के 100 घरों में जाने वाले बच्चों के बारे में एकत्रित करता है, बताएं इनमें से कैसा आंकड़ा है यह। ठीक है, तो देखो 100 घरों में जाया जा रहा है सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सूचनाएं किस पर निर्भर हैं, सूचनाओं की जिम्मेवारी किस पर निर्भर है, खुद अन्वेषण करने वाले पर निर्भर है। माने कि जो सूचना इकट्ठा करने जा रहा है ये बात तो उसी पर निर्भर है ना कि वो किस 100 घर में जाएगा, है ना, किस 100 घर के लोगों से बात करेगा। तो इस तरह के आंकड़े को हम लोग कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। क्या कहते हैं बाबू, प्राथमिक आंकड़ा, जिसमें सूचनाओं की जिम्मेवारी किस पर हो, खुद अन्वेषण पर हो, माने अन्वेषक पर हो, जो अन्वेषण कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक आंकड़ा। सही आंसर होगा इसका ये। अगला सवाल है, इनमें से कौन से चर असंतत हैं? चर असंतत है, ध्यान समझना, किसका चर असंतत है। असंतत और संतत का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। जैसे कि जूते का नंबर है, तो मान लो कि तुम 7 नंबर का जूता पहनते हो। ठीक है, क्या पहनते हो 7 नंबर का जूता पहनते हो, तो 7 के पहले क्या क्या आता है, 6 नंबर का जूता आता है, 5 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है और 1 नंबर का आता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 6 5 4 3 2 1, इसमें से किसी भी नंबर का जूता क्या तुम पहन सकते हो? नहीं पहन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पैर में कितने नंबर का जूता आता है, 7 नंबर का जूता आता है, तो तुम्हें 7 नंबर का जूता ही पहनना होगा। उसके पहले वाले किसी को तुम धारण नहीं करते हो, इसलिए जूते का जो नंबर है वो चर असंतत है। क्या है, चर असंतत है। उसी तरह से किताब में पन्नों की संख्या, है ना, किताब जब खोलते हो पलटते हो तो अगर 10वां पन्ना पलटा गया तो क्या वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से होते हुए गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये भी क्या है, चर असंतत है। लेकिन एक गाड़ी अगर दूरी तय कर रही है, मान लो कि 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है एक गाड़ी, तो 7 किलोमीटर के पहले क्या आता है,
6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3, 2, 1 किलोमीटर आता है ना। तो 7 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए गाड़ी ने 1 किलोमीटर का भी दूरी तय किया है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। इतनी दूरियों को तय करने के बाद पहुंचा है 7 पर। माने कि 7 के पहले जितनी संख्याएं हैं सब से होकर गुजरा है, इसलिए ये क्या है, चर असंतत है ना, सॉरी चर संतत है, इसलिए ये क्या है, चर संतत है। उसी तरह समय भी है। समय क्या है बाबू, समय मान लो कि 10 बजा है, इसका मतलब क्या है कि 10 के पहले जितना भी बजता है वो सब बज के गया है। 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजा होगा, तब जाके 10 बजा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, चर संतत है। तो चर असंतत कौन कौन हुआ, पहला और दूसरा हुआ। ठीक है, तो अब खोजो ऑप्शन में पहला और दूसरा कहाँ लिखा है, देखो ए में ही लिखा है पहला और दूसरा, तो यही हो गया हमारा सही आंसर ए। तो हम लोग अपने आंसर शीट में, एमसीक्यू शीट में ए को रंग देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, दिए आंकड़ों के लिए उच्चतम तथा निम्नतम प्रेक्षणों का अंतर क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसर। क्या कहते हैं बाबू, परिसर। परिसर किसको कहते हैं, उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा को घटा देते हैं, इसी को कहते हैं परिसर। यही ना फॉर्मूला होता है परिसर निकालने का, और वही तो शब्द में लिख दिया है कि उच्चतम सीमा तथा निम्नतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। अगला सवाल देखो, किसी परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक है, कितना कितना है, 58, 60, 51, 47, 91, 81, 70, 87, 95 और 99। इनका परिसर क्या होगा, तो परिसर का फॉर्मूला भी ना ऊपर पढ़े हैं, क्या होता है परिसर का फॉर्मूला। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो सबसे जो बड़ा है उसमें से सबसे छोटे को घटा देंगे। देखो सबसे बड़ा कौन सा है, इस सब में देखो सबसे बड़ा है 99, तो 99 उच्चतम सीमा हो गया। और इनमें से न्यूनतम को घटाना है, न्यूनतम माने सबसे छोटा कौन सा है, 47 है, तो 47 को घटा दो, कितना आ गया, 9 में 7 घटा 2 और 9 में 4 घटा 5, तो 52 क्या है, इस वर्ग अंतराल का या फिर इस समूह का, इस आंकड़ा का परिसर है। कहाँ है 52, बी में है, तो बी हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी आंकड़े का निम्नतम मान 82 है तथा परिसर 38 है। तो इस सवाल को समझो, परिसर क्या होता है, परिसर होता है उच्चतम माइनस न्यूनतम, यही ना होता है। तो उच्चतम नहीं दिया है तो उच्चतम मान लिया x, और इसमें से न्यूनतम को घटा दिया 82 को, तो परिसर कितना आया, 38 आया। तो उच्चतम मान पूछ रहा है, अब उच्चतम मान यही ना एक, तो x का वैल्यू निकाल लो, क्या होगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 8 2 10 का 0, हाथ में 1, 8 3 11 1 12, 120 है। तो किसी आंकड़े का निम्नतम मान अगर 82 दिया है और परिसर 38 दिया है, तो उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम मान होगा 120। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें पता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी सबको बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है जिसे सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांख्यिकी। तो ये सांख्यिकी की परिभाषा है, डिफिनीशन है, इसको याद रखना है, याद कर लीजिए आप लोग कि अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसको सांख्यिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, सांख्यिकी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, जिस आंकड़े के संग्रह का उत्तरदायित्व स्वयं अन्वेषक पर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। तो ये अब मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जैसे हम लोग आंकड़ा इकट्ठा करने गए है ना, तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ हमारे ऊपर है ना, हम क्या कर रहे हैं, हमारी इच्छा पे है कि हम जिसके यहाँ जाएं, जिससे जैसे कि सर्वेक्षण ही मान लीजिए है ना, तो मान लीजिए कि आपको 100 आदमी का, किसी 100 आदमी का डाटा लेकर आना है, आंकड़ा लेकर आना है, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किसके यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक आंकड़ा। क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा। अगला सवाल है, जिन आंकड़ों के संग्रह का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर नहीं होता है उसको क्या कहते हैं। तो जिन आंकड़ों के संग्रह का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं गौण आंकड़ा। क्या कहते हैं, गौण आंकड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, ये भी याद कर लीजिए। जिन आंकड़ों के संग्रह का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर होता है वो प्राथमिक आंकड़ा, और जब अन्वेषक पर नहीं होता है तब गौण आंकड़ा। अगला सवाल है, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 55, 36, 95, 73 और 60, 42, 25, 78, 75 और 62 है।
इन आंकड़ों को किस प्रकार के आंकड़े कहे जा सकते हैं? तो देखना ध्यान से, इस बात को समझिए। ये जो भी आंकड़ा दिया हुआ है ये गणित में प्राप्त अंक है, गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक है ना। तो जितना अंक आया है उतना लिख दिया गया है, माने कि ये क्या है, यथा प्राप्त अंक है। यथा प्राप्त अंक मतलब कि जितना आया है उतना लिख दिया गया है ना। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की गुंजाइश नहीं है ना, और ना ही ये किसी पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर नहीं करता है? क्योंकि परीक्षा हो चुकी है और उसका रिजल्ट आ चुका है, अब ये किसी बात पर निर्भर नहीं करता है ना। तो ये क्या है, यह है यथा प्राप्त आंकड़ा। गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक किस तरह का आंकड़ा है? यथा प्राप्त आंकड़ा है। अब अगला सवाल देखो, आंकड़ा दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ है 3 5 1 2 5 ऐसा करके है कुछ। इसमें 5 की बारंबारता पूछ रहा है। बारंबारता का मतलब क्या होता है कि 5 कितनी बार आया है इसमें। तो देखो 5 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार 5 आया है, वो सवाल का है। तो 4 बार 5 आया है, कितनी बार 5 आया है? 4 बार। तो 5 की बारंबारता कितनी हुई? 4 हुई। ठीक है, तो अब चलो आंसर में 4 खोजो किस ऑप्शन में है। तो ये दोनों ऑप्शन में तो नहीं है, तो अगले ऑप्शन में चलना होगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया है 4, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक चुनाव परिणाम के आंकड़े अखबार से एकत्रित किए गए हैं, इस प्रकार के प्राप्त आंकड़े को क्या कहते हैं? अब देखो ध्यान से, चुनाव का आंकड़ा हम लोगों ने कहाँ से लिया? अखबार से लिया है, या फिर कहीं न्यूज़ चैनल में हम लोग सुनते हैं तो वहाँ से हमको पता चलता है कि चुनाव परिणाम क्या लिखना है, वोट में कौन जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़ा लाने खुद हम लोग नहीं जाते हैं, माने सूचना लाने खुद हम लोग नहीं जाते हैं, बल्कि सूचना कोई और लाता है और टीवी पर उसको दिखाता है, तब हम लोग उस सूचना को देखते हैं, उस आंकड़े को देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस आंकड़े की जिम्मेवारी अन्वेषक के पास नहीं है, वो किसी और ने लाया है। किसने क्या है? किसी और ने लाया है, और उसने जिस तरह दिखाया है उसी तरह हम लोगों ने देखा है। तो वो प्राथमिक आंकड़ा नहीं है, वो क्या है, पहले उसको किसी ने लाया उसके बाद हमने देखा, मतलब कि वो द्वितीयक आंकड़ा है। क्या है? द्वितीयक आंकड़ा है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? बी। एक चुनावी परिणाम के आंकड़े अखबार से एकत्रित किए गए हैं, इस प्रकार के प्राप्त आंकड़े को द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्वितीयक आंकड़ा। अगला सवाल है, किसी आंकड़ा का उच्चतम मान 75 तथा वर्ग परिसर 20 है, तो निम्नतम मान क्या होगा? ठीक है, तो आंकड़ा का उच्चतम मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले समझ लो कि ये जो परिसर है क्या होता है? उच्चतम मान घटाओ निम्नतम मान बराबर परिसर होता है। तो उच्चतम मान दिया है 75, इसमें से निम्नतम मान को घटा लिए, तो 75 में से निम्नतम मान को घटा लो, नहीं दिया तो x मान लो, ये हो गया 20। अब x का वैल्यू निकाल लोगे तो निम्नतम मान निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? तो देखो, इधर 20 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इधर x माइनस में उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा। देखो 5 में से 0 घटा 5, 7 में से 2 घटा 5, x का मान आ गया 55। इसका मतलब है कि निम्नतम मान कितना है? इस वर्ग अंतराल का निम्नतम मान है 55। तो 55 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, किसी वर्ग वितरण में वर्ग माप दिया है 28, 34, 40, 46 और 52, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा? ठीक है, तो अगर वर्ग माप दिया हो और वर्ग चिन्ह निकालना हो, तो वर्ग मापों का जो अंतर होता है वही वर्ग चिन्ह होता है। माने 34 में से 28 घटाओ कितना होगा? 6 होगा। 46 में से 40 घटाओ कितना होगा? 6 होगा। 52 में से 40 घटाओगे, मतलब इस तरह से 40 में से 34 घटाओगे फिर भी 6 ही होगा। ठीक है, यानी कि वर्ग चिन्ह जो है वो क्या होता है? वर्ग मापों का अंतर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6 हो जाएगा। वर्ग माप को घटा दो तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। इसका सही आंसर हो गया सी, 6। अगला सवाल है, किसी वर्ग अंतराल 2.4 और 6.6 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल है किस तरह से 2.4 से 6.6 तक है। ठीक है, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, इसी तरह से वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो निकाल दो। अगर वर्ग अंतराल दिया है तब, इसके पहले वर्ग माप दिया था तो अंतर से निकाल लेंगे। यहाँ देखो 2 से भाग दे दो, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 बटा में 2 कितना हो गया? सॉरी हाँ, तो ये कितना हो गया? 3.5 हो गया, सॉरी 4.5 हो गया है ना, ये 4.5 हो गया। 9 में 2 से भाग दोगे तो 4.5 आएगा। तो कहाँ है 4.5? ए में। ये हो गया हमारा सही आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 25,
किसी वर्ग का वर्ग चिन्ह 9.5 है तथा वर्ग माप 6 है तो बताएं कि इनमें से कौन उसका वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वर्ग अंतराल में दो चीजें होती है, एक होता है उच्चतम सीमा और एक होता है न्यूनतम सीमा। ठीक है, तो उच्चतम सीमा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलो किताब में आप लोग पढ़े होंगे। उच्चतम सीमा निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वर्ग चिन्ह जोड़ वर्ग माप बटे में 2, है ना। चलो अब इस फार्मूले से क्या निकल जाएगा, उच्चतम सीमा निकल जाएगा। तो निकालो उच्चतम सीमा क्या है, वर्ग चिन्ह है 9.5, है ना, और जो वर्ग माप कितना है दिया है 6/2। तो ये क्या हो गया, कट के हो गया 3, 9.5 जोड़ 3 कितना हो गया 12.5 हो गया। माने कि उच्चतम सीमा कितना होगा 12.5 होगा, मतलब कि बड़ी वाली संख्या कितनी होगी 12.5 होगी। अब देखो चारों ऑप्शन में 12.5 किस में है, सिर्फ इसमें है, बी में। तो यही हो गया हमारा सही आंसर, उच्चतम सीमा 12.5 होगा ही होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर ये पता चल चुका है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि न्यूनतम सीमा भी निकालिए तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, इसी की तरह होता है, बस प्लस के जगह पर माइनस कर दो। न्यूनतम सीमा हम लोग कैसे निकालते हैं, न्यूनतम सीमा निकालते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह, और उच्चतम निकालने के लिए प्लस करते थे तो अब माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा न्यूनतम सीमा, वर्ग माप बटे में 2। तो देखो वर्ग चिन्ह कितना है 9.5 माइनस वर्ग माप 6/2 कितना आ गया, ये 3 आ गया। 9.5 में से 3 को घटाओगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5। तो देखो 6.5 से 12.5 क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा। तो इस तरह से हम लोग उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा निकालते हैं। ये हो गया हमारा सही आंसर बी। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला सवाल है 26 नंबर, निम्न सूत्रों में कौन सही है बताइए। तो वर्ग चिन्ह के बारे में सूत्र पूछ रहा है, किसके बारे में, वर्ग चिन्ह के बारे में। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो यही फार्मूला होगा, खोजो किसमें जोड़ के भाग दिया है। तो देखो इसमें घटा दिया, इसमें घटा दिया, इसमें गुना कर दिया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जिसमें जोड़ के 2 से भाग दिया वही होगा सही फार्मूला। तो सही फार्मूला है बी, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा जोड़ ऊपरी सीमा बटा में 2। अगला सवाल है, लगातार वर्ग अंतरालों के सापेक्ष खींचा जाता है। ठीक है, तो ये सब थ्योरी का सवाल है, बस याद रखना, लगातार वर्ग अंतरालों के सापेक्ष खींचा जाता है आयत चित्र। ठीक है, लगातार वर्ग अंतरालों माने कि 10 से 20, 20 से 30 इस तरह हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या खींचते हैं, वह आयत चित्र खींचते हैं। आयत चित्र जब खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं, देखो एक यहाँ पे बना दिया, दूसरा फिर यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे लिखते हैं 10, यहाँ पे लिखते हैं 20। इसका मतलब क्या है 10 से 20, और फिर जब उसके आगे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 30, माने 20 से 30, है ना। तो इस तरह से कब खींचते हैं, जब वर्ग अंतराल के सापेक्ष जब डाटा होता है तब जा करके हम लोग आयत चित्र खींचते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, आयत चित्र बनाए बिना बारंबारता बहुभुज खींचा जा सकता है अथवा नहीं। तो बिना आयत चित्र बनाए भी हम लोग बारंबारता बहुभुज खींच सकते हैं, है ना। इसके बहुत सारा तरीका है, हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल के खींच सकते हैं या फिर हम लोग हिस्टोग्राम बना के दिखा सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर है कि खींचा जा सकता है। ठीक है, बिना आयत चित्र के भी बारंबारता बहुभुज खींचा जा सकता है। इसका सही आंसर है बी, भाई खींचा जा सकता है। अगला सवाल है, आयत चित्र का आलेखीय निरूपण किया जाता है किस में। आलेखीय निरूपण मतलब ग्राफ पे दिखाया जाता है, दंत चार्ट में भी दिखाया जाता है। आयत चित्र का आलेखीय निरूपण खुद आयत चित्र से भी होता है, बारंबारता बहुभुज से भी होता है। इसका मतलब है कि आयत चित्र का आलेखीय निरूपण जब हम लोग करते हैं, माने ग्राफ में जब दिखाते हैं तो उनको इन सारे तरीकों से दिखाते हैं, दंत चार्ट से भी, आयत चित्र से भी और बारंबारता बहुभुज से भी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह को x अक्ष पर और विद्यार्थियों की संख्या को y अक्ष पर लेकर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह जो है उसको हम लोग ने x अक्ष पे ले लिया, x अक्ष यहाँ पर है ना, इस पर क्या ले लिया हमने, वर्ग चिन्ह ले लिया, है ना। और विद्यार्थियों की संख्या को y अक्ष पर ले लिया, इस पर ले लिया y अक्ष पर, है ना। तो
इस पर हम लोग अगर चित्र बनाते हैं तो क्या कहलाएगा, देखो ध्यान से। मान लो कि यहाँ पे हमने लिखा वर्ग, लिखा है पहला वर्ग, ये लिखा है दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, मैंने पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। पहला क्लास में विद्यार्थियों की संख्या है, मान लो कि ये 5 है, 10 है, 10 गो, और इसका 15 गो, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको 10 है तो यहाँ पे 10 के सामने ऐसे करेंगे, है ना। और अगर दूसरे क्लास में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या 5 है तो ऐसे करेंगे, है ना। और फिर अगर तीसरे क्लास में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या 15 है तो ऐसे इसको 15 तक ले जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ से शुरू होगा और ऐसे बढ़ते हुए यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के चित्र को हम लोग करते हैं बारंबारता बहुभुज। क्या कहते हैं बाबू, बारंबारता बहुभुज। देखो यहाँ पे बहुभुज बनाना, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुभुज बनाना, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं बारंबारता बहुभुज। क्या कहते हैं बाबू, बारंबारता बहुभुज, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, दंड आलेख को देखकर बताएं कि विद्यार्थियों का जन्म, कितने विद्यार्थियों का जन्म नवंबर महीने में हुआ है। तो ये दंड आलेख है, देखो और बताओ कि नवंबर महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है। तो देखो नवंबर महीना कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना। तो इसके सामने जितना विद्यार्थी होगा, नवंबर महीने में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, उतनी ही होगी। तो देखो ये किसके सामने है, 4 के सामने है ना। इसका मतलब है कि नवंबर महीने में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। तो बहुत जल्दी बन गया ये सवाल। इसका सही आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो देखो 4 कहाँ पे है, बी में। तो यही हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। नवंबर महीने में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 4। अगला सवाल है, बारंबारता बहुभुज का प्रयोग तब किया जाता है जब आंकड़े असंतत और छोटे हो, संतत और बहुत बड़े हो। तो बारंबारता बहुभुज का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब आंकड़ा जो है वो संतत है और बहुत बड़ा है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं बारंबारता बहुभुज। इसका सही आंसर होगा बी, है ना। असंतत और छोटा होगा तो हम लोग उसको किससे दिखाएंगे, आयत चित्र से दिखाएंगे। किससे, आयत चित्र से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला सवाल है, बारंबारता बहुभुज और आयत चित्र के क्षेत्रफल में क्या अंतर है। तो देखो जब बारंबारता बहुभुज हम लोग बनाते हैं और आयत चित्र बनाते हैं, और एक ही सूचना के लिए अगर हम लोग दोनों बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का क्षेत्रफल ग्राफ पर बिल्कुल ही बराबर होगा। क्या होगा, बिल्कुल ही बराबर होगा। तो ये भी याद कर लो, बारंबारता बहुभुज और आयत चित्र के क्षेत्रफल में संबंध है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगला सवाल है, आयत चित्र किस प्रकार का चित्र है। तो आयत जो है उसमें क्या क्या होता है बताओ, कितने बीम होते हैं। आयत में कितने बीम होते हैं, 2 बीम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो इसलिए आयत चित्र जो है ये द्विबीमीय चित्र है। क्या बाबू, द्विबीमीय चित्र है। तो इसका सही आंसर है बी। अगला सवाल है, यदि आयत उदग्र है तो लंबाई किसके संगत होगा। ध्यान समझना, है ना। यदि आयत उदग्र है माने कि आयत जो है वो खड़ा है, उदग्र का मतलब कि ऐसे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा है ना, ठीक है। तो लंबाई किसके संगत है, ये वाला जो लंबाई है किसके संगत है ना। तो इस पर क्या दिखाते हैं हम लोग, इस पर बारंबारता ही दिखाते हैं ना। माने कि मान लो कि यहाँ पे नवंबर महीने में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है ना। तो नवंबर महीने में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो क्या है, उसकी बारंबारता है, ठीक है। तो जब आयत उदग्र होता है माने खड़ा होता है तो लंबाई किसके संगत होता है, ये लंबाई संगत होता है बारंबारता के, ठीक है। किसके संगत होता है, बारंबारता के। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगला सवाल इसी का उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, पहले वाले में कह रहा था कि आयत जब खड़ा हो, अब कह रहा है आयत जब क्षैतिज हो। माने कि आयत जब हम लोग क्षैतिज बनाएंगे, है ना, मान लो कि ऐसे बनाएंगे, ऐसे आयत जब क्षैतिज बना दिया ऐसे, ठीक है। तब चौड़ाई किसके संगत होगा, तब चौड़ाई, है ना, जब खड़ा होगा तो लंबाई बारंबारता के संगत होगा, और जब सोया होगा माने कि जब 36 होगा तो ये चौड़ाई जो है, सॉरी, तो ये चौड़ाई जो है यही क्या होगा, इसकी बारंबारता होगी, है ना। माने कि जब ये जिस जहाँ पर भी काटेगा वही क्या होगा, उसका बारंबारता होगा, ठीक है। तो जब उदग्र होगा, खड़ा होगा, तो उसकी लंबाई उसकी बारंबारता होगी, लेकिन जब क्षैतिज होगा, सोया होगा, तो उसकी चौड़ाई जो होगी वो उसकी बारंबारता होगी। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अगला सवाल है, दंड आलेख में किसकी महत्ता है, लंबाई या चौड़ाई की। तो दंड आलेख में मतलब कि एक सीधा लाइन खड़ा जा रहा है, सिर्फ एक पॉइंट, एक बिंदु जा रहा है,
एक सिर्फ क्या जा रहा है, बिंदु, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इसमें किसकी जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई की जरूरत है। तो इसका सही आंसर है बी, दंड आलेख, माने कि एक दंड खड़ा किया जा रहा है ना। तो मतलब दंड मतलब कि एक सीधा लाइन खींच के ग्राफ बना दिया गया, तो उसमें सिर्फ लंबाई होता है लाइन में। तो इसका सही आंसर है कि एक दंड आलेख में सिर्फ और सिर्फ लंबाई की महत्ता होती है। अगला सवाल है, आयत चित्र खींचने में बारंबारता को किस अक्ष पर लिया जाता है। तो सामान्य तौर पर जब हम लोग आयत चित्र खींचते हैं तो बारंबारता को किस पे लेते हैं, इस अक्ष पे लेते हैं, माने कि वाई अक्ष पे। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो आयत बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं ना, खरा बनाते हैं, तो बारंबारता कहाँ होता है, इस अक्ष पे होता है। ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। तो सही आंसर क्या हो गया, बी, वाई। आयत चित्र खींचने में बारंबारता वाई अक्ष पर लिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, देख रहे हो ना, ऐसे 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 लगा देते हैं जीरो के बाद, है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग ये ग्राफ बना रहे हैं ना, ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो ग्राफ है जीरो से नहीं शुरू हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, 50 से 60, अब यहाँ पे लिख देते हैं 60, फिर यहाँ से लिख देते हैं 70, फिर यहाँ से लिख देते हैं 80, है ना। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि 0 से 50 तक की संख्या जो है वो इसके बीच में है ना। यानी कि 0 से शुरू होकर के डायरेक्ट 50 में नहीं गया है, ये 0 से 10 गया है, फिर 10 से 20 गया है, फिर 20 से 30 गया है ना। तो इसका मतलब है कि आयत चित्र शून्य से नहीं खींचा गया है, माने कि यहाँ से शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि कहाँ से शुरुआत हुई है, 50 से शुरुआत हुई है, और उसके पहले वाले जो अंक है उनको समेट दिया गया है इसमें ऐसे, ताकि ज़्यादा जगह नहीं लगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आयत चित्र शून्य से नहीं खींचा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगला सवाल है 40 नंबर, दंड आलेख को देखकर यह बतलाएं कि कितने छात्र 24 और 28 के बीच अंक प्राप्त करेंगे। तो ये देखो, यही है दंड आलेख, देख रहे हो ना। इसमें देखो 24 से 28 के बीच अंक कितने विद्यार्थी प्राप्त करेंगे। तो देखो 24 यहाँ पर है और 28 यहाँ पर है, तो इस दोनों में जब ऊपर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसके सामने देखो कितनी संख्याएं हैं, 70 संख्याएं। इसका मतलब है कि 24 से 28 के बीच में अंक आया है कितने संख्याओं, कितने छात्रों को, 70 छात्रों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 70 होगा। इसका सही आंसर होगा 70। 70 कहाँ पे है, डी में है, देखो यहाँ पे। तो यही हो गया इसका सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे उन सबों का हल देख लिया है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी फिर अगले अध्याय में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले वीडियो में। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।